आज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे पीजीबीपी को लेकर, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का पीजीबीपी चैप्टर को करेंगे। नाउ पीजीबीपी का आज सेकंड क्लास है। पीजीबीपी का फर्स्ट क्लास ऑलरेडी वी हैव कवर्ड। फर्स्ट क्लास में हम लोग फंडामेंटल चीज को ऑलरेडी कवर्ड किया है एंड साथ साथ सेक्शन 28 क्लॉज 1, सेक्शन 28 पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन होता है। इसके थ्रू स्कोप समझ में आता है कि पीजीबीपी हेड के अंदर कौन कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा। तो सेक्शन 28 का क्लॉज 1 को हम लोग सब्सटेंशियली कवर कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे सेक्शन 28 क्लॉज 2 से। सेक्शन 28 क्लॉज 2 बेसिकली मैनेजमेंट एजेंसी का कॉम्पेंसेशन को लेकर डील कर रहा है। क्या बता रहे हैं? मैनेजमेंट एजेंसी का कॉम्पेंसेशन को लेकर सेक्शन 28 क्लॉज 2 डील कर रहे हैं। तो चलिए बोर्ड में स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 28 क्लॉज 2 ये बता रहे एनी कंपेंसेशन और अदर पेमेंट, ध्यान से देखिए, एनी कंपेंसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू ड्यू टू और रिसीव्ड बाई इस पर पॉइंट वाइज हम लोग लिखेंगे। किसको कंपेंसेशन और अदर पेमेंट मिल रहे हैं? एनी पर्सन को मिल रहे हैं। ए बी सी डी ई टोटल 5 पॉइंट देखेंगे सेक्शन 28 क्लॉज 2 के अंडर। एनी कॉम्पेंसेशन और अदर पेमेंट किसको मिल रहे हैं? एनी पर्सन को, बाई व्हाट एवर नेम कॉल्ड, उसको आप जो भी नाम से कॉल करो, ऑफिशियली अनऑफिशियली। एनी पर्सन बाई व्हाट एवर नेम कॉल्ड, क्यों उसको मिल रहा है पैसा? कॉम्पेंसेशन उसको क्यों दिया जा रहा है? वो एक काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे? मैनेजिंग, वो मैनेज कर रहे थे। मैनेजिंग द होल और substantially the whole of the affairs of an Indian company। तो मैटर क्या हो रहा है? एक पर्सन इंडियन कंपनी का, कलर चेंज करते हैं, एक पर्सन इंडियन कंपनी का अफेयर्स को, मतलब बिजनेस को मैनेज कर रहे थे। कैसा मोड में, कौन सा मोड में मैनेज कर रहे थे? होल और सब्सटेंशियली होल वे में मैनेज कर रहे थे। मतलब उसके पास होल और सब्सटेंशियली होल पावर था मैनेज करने का। उसको हम कंपेंसेशन दे रहे। वाई वी आर गिविंग कंपेंसेशन? हम लोग उसको कंपेंसेशन क्यों दे रहे? देखिए उसका आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट लाइन में। एट और इन कनेक्शन विद द termination of his management or modifications of the terms and conditions relating thereto।
देखिए इस बार एनालिसिस पूरा कंप्लीट करेंगे। ये है ए वाला पॉइंट। ए वाला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, कोई एक पर्सन, उसको आप कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, पर्सन का जो भी नाम हो, जिस भी डिजिग्नेशन से उसको बुलाओ, जो भी नाम उसको दे दो, एनी पर्सन, वो क्या कर रहे थे, वो इंडियन कंपनी का अफेयर्स को होल और सब्सटेंशियली होल वे में मैनेज कर रहे थे। अब उसका मैनेजमेंट राइट को टर्मिनेट कर दिया। ध्यान से देखिए, दिस द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आपने उसका मैनेजमेंट राइट को टर्मिनेट कर दिया। देखिए लिखा हुआ है एट और इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ हिज मैनेजमेंट। आपने क्या किया, उसका मैनेजमेंट राइट को टर्मिनेट कर दिया। नहीं तो उसको मैनेजमेंट राइट का जो टर्म्स एंड कंडीशंस था उसको आपने मॉडिफाई कर दिया। तो दो वाट है, नंबर वन इज आपने उसका मैनेजमेंट राइट टर्मिनेट कर दिया, नहीं तो आपने उसका मैनेज करने का टर्म्स एंड कंडीशन को मॉडिफाई कर दिया। वो इंडियन कंपनी का अफेयर्स को होली और सब्सटेंशियली होल वे में मैनेज कर रहे थे, आपने उसका मैनेजमेंट राइट को टर्मिनेट कर दिया, नहीं तो उसका मैनेजमेंट राइट का टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर दिया, इसलिए उसको कॉम्पेंसेशन दे दिया है। अब जिसको कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, दैट पर्सन हु इज रिसीविंग द कॉम्पेंसेशन, वो इस कॉम्पेंसेशन को जब इनकम कंप्यूट करेंगे पीजीबीपी हेड में दिखाएंगे, वो उसका पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, सेक्शन 28 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए का हिसाब से, सेक्शन 28 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए का हिसाब से। यहां पे कुछ वर्ड है जो आपको लग रहा है कि सर ये सारा वर्ड पहले भी मैंने देखा है। नंबर वन वर्ड इज होल और सब्सटेंशियली होल। हम आपको बता रहे हैं ये वर्ड आपने कहां देखा था। आपने अगर कंपनी एक्ट 2013 का मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर का क्लास मेरा साथ किया है, अगर नहीं किया है तो यूट्यूब में जाके उसका वीडियो देख लीजिए। सीईओ, मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर का कंपैरिजन का एक क्लास हमने लिया था, वो क्लास का वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब में, उसको देखिए तो पता चलेगा। वहां पे भी ये दो वर्ड है सॉरी, देखिए सेक्शन 2 क्लास 53 अंडर कंपनी एक्ट 2013। आज तो इनकम टैक्स एक्ट का डिस्कशन चल रहा है, बट एक बार लिंक कर रहे हैं सेक्शन 2 क्लास 53 एंड सेक्शन 2 क्लास 54 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। 53 क्या बता रहे हैं, 53 बोल रहे मैनेजर का डेफिनेशन, 54 क्या बता रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर का डेफिनेशन। 53 में मैनेजर का डेफिनेशन में आपने वर्ड देखा था होल और सब्सटेंशियली होल, जो यहां पे देख रहे हैं ना, ऐसे ही वर्ड देखे थे। एक इंडिविजुअल जिसके पास होल और सब्सटेंशियली होल अफेयर्स, होल पावर रहेगा, कंपनी का अफेयर्स को मैनेज करने का होल और सब्सटेंशियली होल पावर जिसके पास रहेगा, वो इंडिविजुअल को हम क्या बताएंगे, मैनेजर बताएंगे। ये था सेक्शन 2 क्लॉज 53। सेक्शन 2 क्लॉज 54 क्या था, कोई एक डायरेक्टर जिसके पास सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट है, उसको हम बोलेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर। तो आपने सेक्शन 2 क्लॉज 53, सेक्शन 2 क्लॉज 54 में ये सिमिलर वर्ड देखे थे। ये एग्जैक्टली होल और सब्सटेंशियल होल वर्ड था सेक्शन 2 क्लॉज 53 में, 54 में था सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये वाला पार्ट कवर हो गया। नाउ अगर आपको लग रहा है सर मतलब ये मैनेजर जैसा कोई हो गया, यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, दिस पर्सन इज नॉट एम्प्लॉय। जहां से उसको कॉम्पेंसेशन मिल रहा है उसके साथ इस पर्सन का कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं थे। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता और उसको कॉम्पेंसेशन मिलता तब तो वो जाता सैलरी हेड में, क्योंकि सैलरी में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया कि कोई एक पर्सन को, एसएससी को अगर एम्प्लॉयर से पैसा मिल रहा है, वो पैसा एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन के लिए मिल रहा है, तो कहां जाते थे, सैलरी हेड में जाते थे। आपने ऐसा भी देखा था सेक्शन 17 यहां पे दिखा रहे हैं, ये था कंपनीज एक्ट, इसको हटा रहे हैं। सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 क्लॉज 1। सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 क्या होता था, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 क्लॉज 1 में आपने प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में एक पार्ट देखा था, वहां पे कोई एक एसएससी को अपना
प्रेजेंट एम्प्लॉयर से नहीं तो फॉर्मर एम्प्लॉयर से कॉम्पेंसेशन मिल रहा था, और वो कॉम्पेंसेशन प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में जा रहे थे, बिकॉज जहां से उसको पैसा मिल रहा था उसके साथ उस एसएससी का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप था। तो यहां पे अब इसको कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए कि ये बंदा भी एम्प्लॉय है। नो, ये एम्प्लॉय नहीं है। एम्प्लॉय होने में कॉम्पेंसेशन अगर मिलता तो वो तो चला जाता कहां, सैलरी हेड में। ये तो जा रहे पीजीबीपी हेड में। तो ये पर्सन एम्प्लॉय नहीं है। तो ये पर्सन कौन सा स्टेटस में रहता है, इसका स्टेटस क्या है? अगर एम्प्लॉय नहीं है बट ये सब्सटेंशियली होल अफेयर्स को मैनेज कर रहे थे, नहीं तो होल अफेयर्स को मैनेज कर रहे थे, तो इसका स्टेटस क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? ये अगर एम्प्लॉय नहीं है तो इसका स्टेटस क्या है? ध्यान से देखिए, एक उदाहरण ले रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे ले रहे, मान लीजिए ABC प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कितना मेंबर का जरूरत होता है? मिनिमम मेंबर कितना चाहिए? शेयर होल्डर। अब सबने कंपनी एक्ट पढ़ लिया, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्या लिखा हुआ है? मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए। तो ABC प्राइवेट लिमिटेड में भी 2 मेंबर थे, 2 प्रोमोटर थे। ये लोग मिलकर कंपनी को तैयार किया है। प्रोमोटर का नाम क्या थे? एक थे मिस्टर एक्स और एक थे मिस्टर वाई। इन दोनों का 50-50 रेशियो में इन लोगों का शेयर्स थे। इसके पास 50%, इसके पास 50%। टोटल ABC प्राइवेट लिमिटेड का जो टोटल शेयर्स है वो टोटल शेयर डिवाइडेड था एक्स एंड वाई के बीच में 50-50 रेशियो में, 1:1 रेशियो में। तो एक्स के पास 50% शेयर, वाई के पास 50% शेयर। ये दोनों मिलकर कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है। ये दोनों प्रोमोटर हैं। कंपनी बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं, इन लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। मान लीजिए बीच में इन लोगों के साथ एक प्रोफेशनल का मुलाकात हो गया और ये लोग उस प्रोफेशनल को अपना बिजनेस में इनवाइट कर रहे हैं। बोल रहे आप आइए हमारा साथ ज्वाइन कीजिए तो हमारा बिजनेस और भी ग्रो कर पाएगा। बट वो प्रोफेशनल बता रहे कि हम तब ज्वाइन करेंगे जब आप लोग मुझे 10% शेयर्स का राइट देंगे। तो 10% शेयर्स का राइट कैसे मिलेगा? इन लोगों को तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना। अभी तो टोटल 100% शेयर में एक्स के पास 50%, वाई के पास 50% है। तो जो मिस्टर जेट एक प्रोफेशनल है वो बोल रहे हैं हम आपका बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं बट मुझे 10% मुझे 10% शेयर होल्डिंग चाहिए। उनको 10% शेयर्स का हिस्सा चाहिए, तभी वो आके बिजनेस में ज्वाइन करेगा, उसका प्रोफेशनल नॉलेज शेयर करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो पर्सन प्रोफेशनल है, उसके पास प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है जो इन लोगों के पास नहीं है। तो ये लोग चाह रहे हैं इसके साथ कोई प्रोफेशनल आके ज्वाइन करे। तो इन लोगों ने मिस्टर जेट को इनवाइट किया और एक्स ने अपना 5% हिस्सा सैक्रिफाइस किया, वाई ने भी अपना 5% हिस्सा सैक्रिफाइस किया और जेट के पास एक्स से 5%, वाई से 5%, टोटल 10% हिस्सा आ गया। तो अभी यहां पे 3 लोग मेंबर बन गया, एक जेट भी आ गया। अभी एक्स के पास 50 है, एक्स के पास अभी 40 हो गया, पहले 50 था 45 हो गया, सॉरी 5% उन्हें दे दिया जेट को। वाई के पास भी अभी 45 हो गया और जेट के पास अभी 10 हो गया। तो टोटल मिला के 100। एक्स के पास 45, वाई के पास 45, जेट के पास 10। अब ये 3 लोगों ने एक एग्रीमेंट बनाया और एग्रीमेंट के थ्रू जेट को कंपनी को मैनेज करने का राइट दे दिया एक्स एंड वाई ने कि तुम्हारे पास 10% शेयर्स है और तुम कंपनी का अफेयर्स को मैनेज करोगे होल्डली और सब्सटेंशियली होल वे में। बाद में जेट यहां पे कुछ गड़बड़ किया है, मतलब एक्स और वाई को लग रहा है कि जेट कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, उनका प्रोफेशनल एक्सपर्टीज को एक्सप्लॉइट करके कुछ एडवांटेज ड्रॉ कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। एक्स एंड वाई ने जेट के साथ जो एग्रीमेंट किया था वो एग्रीमेंट को क्या किया? टर्मिनेट कर दिया है, नहीं तो उस एग्रीमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर दिया। तो जेट के पास क्या राइट था? मैनेजमेंट राइट था। कौन सा मैनेजमेंट राइट? कंपनी का बिजनेस को होल और सब्सटेंशियली होल वे में मैनेज करने का। अभी जेट के पास से मैनेजमेंट राइट क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहे हैं, नहीं तो मॉडिफाई हो रहे हैं उसका टर्म्स एंड कंडीशन। और जेट वहां पे कंपेंसेशन डिमांड कर रहा है एक्स एंड वाई से और एक्स एंड वाई उसको कंपेंसेशन प्रोवाइड कर दिया। तो जेट को जब कंपेंसेशन मिलेगा, जेट ये पैसा कहां दिखाएंगे? जेट तो इस बिजनेस में एम्प्लॉय नहीं थे ना, वो भी तो शेयर होल्डर ही थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जेट अपना
वो कॉम्पेंसेशन दिखाएंगे पीजीबीपी हेड में। ये होता है सेक्शन 28 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए का मेन फिलोसफी। आई होप आपको ये समझ में आया है। क्लियर? नाउ सेक्शन 28 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी को देखेंगे। अभी इसको हटाने का ज्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ा चेंज करेंगे तो क्लॉज बी बन जाएगा। देखिए कैसे बन रहा है। क्लॉज बी भी सेम है। क्या बोल रहा है? एनी पर्सन बाई व्हाट एवर नेम कॉल्ड मैनेजिंग द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ, यहां पे चेंजेस है। पहले क्या था? ए पॉइंट में क्या था? एन इंडियन कंपनी। बी पॉइंट में यहां पे चेंज करेंगे तो देखिए कहां कहां चेंज हो रहा है। पहले तो ए को बी बनाएंगे, कलर तो चेंज हो गया है, ए को बी बनाएंगे। नाउ एनी पर्सन बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड मैनेजिंग द होल और सब्सटेंस द होल ऑफ अफेयर्स ऑफ whole of the affairs in India of any other company। तो चेंज क्या हुआ? ध्यान से देखिए। पहले था इंडियन कंपनी, अभी क्या बोल रहे हैं? इन इंडिया इंडिया में मैनेज हो रहे ऑफ एनी अदर कंपनी। पहले तो इंडियन कंपनी का अफेयर्स को मैनेज कर रहे थे होली और सब्सटेंशियली होल ओए में, और अभी क्या हो रहे हैं? अभी इंडिया में मैनेज हो रहे ऑफ एनी अदर कंपनी। क्लियर? बाकी सब कुछ सेम है। यहां पे से मैनेजमेंट का प्लेस में ऑफिस वर्ड है, ऑफिस ऑफिस, बाकी सब सेम है, डिटो सेम है। तो पहले हमने आपको जो सिखाया सेम विल ऑल्सो अप्लाई टू बी विथ नेसेसरी चेंजेस। जो चेंज किया है म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, कॉपी पेस्ट विथ नेसेसरी चेंजेस। तो पहले वाला अंडरस्टैंडिंग यहां पे भी फिट होगा विथ नेसेसरी चेंजेस कि यहां पे एक बड़ा चेंजेस है, इंडिया में मैनेज हो रहे ऑफ एनी अदर कंपनी। देखिए अंडरलाइन कर रहे हैं। पहले था इंडियन कंपनी, अभी क्या बता रहे? इन इंडिया ऑफ एनी अदर कंपनी। तो सबसे बड़ा चेंजेस यही है, और कुछ चेंजेस नहीं है, वो तो कॉस्मेटिक चेंजेस है, यही चेंजेस है बस। ये था बी वाला पॉइंट। फिर से इसको रिपीट करके, आपको बोर्ड नहीं करना चाहते, नेक्स्ट पॉइंट में सीधा आता है सी वाला पॉइंट में। सेक्शन 28 क्लॉज 2 सब क्लॉज सी में आ रहे हैं, इसको एकदम कंप्लीटली रिमूव कर रहे हैं। क्लियर? तो चलिए सी वाला पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सी वाला पॉइंट है क्या? सी वाला पॉइंट बेसिकली एजेंसी को लेकर बात कर रहे हैं। आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में एजेंसी तो पढ़ लिया है, वही एजेंसी है, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप होता है, उस एजेंसी को लेकर यहां पे बात हो रहा है सी वाला पॉइंट में। तो सी वाला पॉइंट कैसे डिस्क्राइब किया है लॉ में, देखिए चलिए। एनी पर्सन, ये तो ए और बी में भी था, एनी पर्सन by whatever name called, any person by whatever name called, वो क्या कर रहे थे? एजेंसी को होल्ड कर रहे थे। होल्डिंग एन एजेंसी, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। होल्डिंग एन एजेंसी इन इंडिया, इंडिया में एजेंसी को होल्ड कर रहे थे। एजेंसी तो किसका बिहाफ में होल्ड करेंगे ना, एक तो प्रिंसिपल होगा, उसका एक्टिविटीज इन्होंने क्या कर रहे हैं? कैरी ऑन कर रहे हैं उसका बिहाफ में। प्रिंसिपल का बिहाफ में एजेंट ने प्रिंसिपल का एक्टिविटी को कैरी ऑन कर रहे हैं, यही तो होता है ना एजेंसी। यहां पे भी वही बात हो रहा है। देखिए, फॉर एनी पार्ट ऑफ द एक्टिविटीज, फॉर एनी पार्ट ऑफ द एक्टिविटीज, एक्टिविटीज बेसिकली किसका था? प्रिंसिपल का था। एजेंट ने उस एक्टिविटी को कैरी ऑन कर रहे हैं बाय होल्डिंग एन एजेंसी। तो फॉर एनी पार्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ
एनी अदर पर्सन, दूसरे किसी का बिजनेस का रिलेशन में एजेंसी होल्ड कर रहे थे। अभी हुआ क्या, देखिए, एट और इन कनेक्शन विद द at or in connection with the termination of the agency, or the modification of the terms and conditions relating thereto। देखिए, इस बार एनालिसिस को स्टार्ट करते। सेक्शन 28 क्लॉज 2 का सब क्लॉज सी बोल रहे कॉम्पेंसेशन मिल रहे किसको, कोई एक पर्सन को। वो कौन सा काम कर रहे थे पर्सन, होल्डिंग एन एजेंसी, एक एजेंसी को होल्ड कर रहे थे। एजेंसी में तो एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है, तो इस पर्सन कौन था, इसका रूप क्या है, ये तो एजेंट बन के काम कर रहे थे, एजेंसी को होल्ड कर रहे थे, तो दिस पर्सन इज एजेंट। इन्होंने एजेंसी होल्ड कर रहे थे किसका भी में, फॉर एनी पार्ट ऑफ द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ एनी अदर पर्सन, दूसरे किसी पर्सन जो प्रिंसिपल है उसका पार्ट एक्टिविटीज का रिलेशन में वो एजेंसी होल्ड कर रहे थे। क्लियर, तो पर्सन कौन थे, दूसरा पर्सन कौन थे, वो थे प्रिंसिपल, और इस पर्सन का रोल क्या है, ये एजेंट है। क्लियर, अभी क्या हुआ है, उसको कॉम्पेंसेशन क्यों दिया जा रहा है, एजेंसी होल्ड करने में तो कमीशन मिलेगा, कॉम्पेंसेशन तो नहीं मिलेगा। हाँ, एजेंसी होल्ड करने में तो कमीशन मिलेगा, बट उस एजेंसी को टर्मिनेट कर दिया गया है। देखिए, एट और इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन, तो उसका एजेंसी को इधर प्रिंसिपल ने टर्मिनेट कर दिया, नहीं तो उसका एजेंसी का टर्म्स एंड कंडीशन को प्रिंसिपल ने मॉडिफाई कर दिया, इधर टर्मिनेट कर दिया नहीं तो मॉडिफाई कर दिया, इसलिए उस पर्सन को क्या दे दिया, कंपेंसेशन दे दिया। इस पर्सन को जब कंपेंसेशन मिलेगा, इस एजेंट को जब कंपेंसेशन मिलेगा, वो एजेंट अपना इनकम टैक्स कैलकुलेशन में जब रिटर्न भरेंगे कहां दिखाएंगे इस पैसे को, कंपेंसेशन को, ये तो इसके लिए अर्निंग है, इनकम है, इस इनकम को कहां दिखाएंगे, पीजीबीपी हेड में दिखाएंगे। सेक्शन 28 क्लॉज 2 सब क्लॉज सी यही बात बोल रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ है। मान लीजिए आपने कोई एक कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी का एजेंट के रूप में काम कर रहे थे आपका सिटी में, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी का आप एजेंट बन गए थे, कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी के बिहाफ में आपने आपका सिटी में उस कोल्ड ड्रिंक्स को बेच रहे थे, और जितना कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहे थे उसके ऊपर एक परसेंटेज कमीशन आपको कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी ने ऑफर कर रहे थे। मान लीजिए आपका कोई राइवल, एनिमी जाके उस कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी को अप्रोच किया और बताया कि आप जितना कमीशन ले रहे थे, मान लीजिए आप 5% कमीशन ले रहे थे कंपनी से, वो एनिमी ने जाके बताया हम 3% कमीशन में आपका एजेंट बन के काम करूंगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी ने क्या किया, आपका एनिमी को एजेंसी दे दिया आपका सिटी के लिए। तो आपके साथ तो पहले से ही एजेंसी सब्सिट कर रहे थे, कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी के साथ आपका पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था, आपने उस कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी का एजेंट बन के बहुत पहले से काम कर रहे हैं आपका सिटी में, बट कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी ने आपका एजेंसी को टर्मिनेट करके आपका एनिमी को एजेंट बना दिया। व्हाई, बिकॉज आपका एनिमी जो है वो कम पैसा में काम करने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी को अपना ऑफर भेजा है। तो कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी देख रहे हैं फायदा तो वही है, उसको अपॉइंट करके तो कम कमीशन देना पड़ेगा, तो उन्होंने उसको अपॉइंट कर दिया, आपका अपॉइंटमेंट, आपका जो एजेंसी था उसको टर्मिनेट कर दिया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या करेंगे, आप कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी का अगेंस्ट में सूट फाइल करेंगे कि आपने एजेंसी को क्यों टर्मिनेट कर दिया, और आपको अगर कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी कंपेंसेशन दे देंगे तो उस कंपेंसेशन आपके लिए क्या हो जाएगा, इनकम। आप कहां दिखाएंगे उस इनकम को, पीजीबीपी हेड में, और नहीं तो आपका जो एजेंसी, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उस कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी के साथ, उस कॉन्ट्रैक्ट पूरा तरीका से टर्मिनेट नहीं किया कंपनी ने, आपका काम करने का तरीका जो है, उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन था उसको मॉडिफाई कर दिया और आपको कंपेंसेशन प्रोवाइड किया है। वो कंपेंसेशन भी कहां दिखाएंगे, पीजीबीपी हेड में। तो यहां पे वही दो बात हो रहे, इधर तो आपका एजेंसी को टर्मिनेट कर दिया है प्रिंसिपल ने, और नहीं तो आपका एजेंसी का टर्म्स एंड कंडीशन को मॉडिफाई कर दिया है कौन, प्रिंसिपल ने। आप तो एक एजेंट हो, तो एजेंट को जब पैसा मिल जाएगा
वो दिखाएंगे पीजीबीपी हेड में। ये था पॉइंट नंबर सी। आई होप आपको पॉइंट नंबर सी समझ में आया है। होल्डिंग एजेंसी, उस एजेंसी को टर्मिनेट कर दिया, नहीं तो मॉडिफाई किया उसका टर्म्स एंड कंडीशन को, तो पैसा मिलेगा तो एजेंट कहां दिखाएंगे? पीजीबीपी हेड में दिखाएंगे। इतना ही बात है सेक्शन 28 क्लॉज 2 सब क्लॉज सी में। अभी सेक्शन 28 क्लॉज 2 सब क्लॉज डी देखेंगे। सब क्लॉज डी में क्या है? चलिए स्टार्ट करते, इसको रिमूव करते। देखिए डी में क्या है? एनी पर्सन, इसको कंपेंसेशन मिल रहा है। कैसे? एनी पर्सन फॉर और इन कनेक्शन विद द वेस्टिंग इन द गवर्नमेंट, वेस्टिंग इन द गवर्नमेंट, पहले लिख लेते उसके बाद एनालिसिस करेंगे, और एनी कॉरपोरेशन owned or controlled by the government, under any law for the time being in force, देखिए क्या लिख रहे हैं? एनी पर्सन, कोई एक पर्सन, वो क्या किया? वेस्ट कर दिया। क्या वेस्ट कर दिया? वो नीचे देखेंगे। किसको वेस्ट कर दिया? इधर तो गवर्नमेंट को, नहीं तो कोई कॉरपोरेशन को। ऐसा कॉरपोरेशन जिसको गवर्नमेंट ओन्ड और कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट ही हो गया। आपने गवर्नमेंट को डायरेक्टली वेस्ट कर दिया, नहीं तो ऐसा कोई कॉरपोरेशन को वेस्ट कर दिया जिस कॉरपोरेशन को ओन्ड और कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट ओन्ड और कंट्रोल करता है। अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स इन इंडिया, इंडिया में जो लॉ चल रहा है उस लॉ का हिसाब से आपने ये काम किया है। अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया कर देंगे। फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और बिजनेस, तो वेस्ट कौन सा चीज हो रहा है? आपके पास कोई प्रॉपर्टी था, नहीं तो कोई बिजनेस था। इधर तो आपने प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट और राइट जो आपके पास था, आपने उस प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट राइट गवर्नमेंट को वेस्ट कर दिया। नहीं तो बिजनेस जो था आपके पास, वो बिजनेस का जो मैनेजमेंट राइट था, आपने उस बिजनेस का मैनेजमेंट राइट को वेस्ट कर दिया गवर्नमेंट को। तो देखिए वेस्ट क्या हो रहा है? मैनेजमेंट को आपने वेस्ट कर दिया। किसका मैनेजमेंट? प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट, नहीं तो बिजनेस का मैनेजमेंट। तो इधर तो प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट राइट, नहीं तो बिजनेस का मैनेजमेंट राइट। ये मैनेजमेंट राइट आपने गवर्नमेंट को वेस्ट कर दिया। किसको वेस्ट किया? वेस्टिंग इन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को वेस्ट कर दिया। नहीं तो गवर्नमेंट ओन्ड कंट्रोल, गवर्नमेंट ओन्ड और कंट्रोल कॉर्पोरेशन को वेस्ट कर दिया। आपके पास कोई एक प्रॉपर्टी था, आप जिस प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहे थे, नहीं तो आपके पास कोई बिजनेस था जिस बिजनेस को आप मैनेज कर रहे थे। आपके पास मैनेजमेंट राइट था, इधर प्रॉपर्टी का नहीं तो बिजनेस का। आपने उस मैनेजमेंट राइट गवर्नमेंट को वेस्ट कर दिया, नहीं तो गवर्नमेंट ओन्ड और कंट्रोल कॉर्पोरेशन को वेस्ट कर दिया। अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया, इंडिया में जो भी लॉ चल रहा है उस लॉ का हिसाब से आपने गवर्नमेंट को वेस्ट कर दिया है। आपका प्रॉपर्टी के ऊपर मैनेजमेंट राइट, नहीं तो बिजनेस के ऊपर मैनेजमेंट राइट। और गवर्नमेंट इसलिए आपको क्या दे दिया? गवर्नमेंट इसलिए आपको कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड किया है। आपको जब कॉम्पेंसेशन मिलेगा, वो कॉम्पेंसेशन आप कहां दिखाएंगे? ऑब्वियसली आप दिखाएंगे पीजीबीपी हेड में, एज पर सेक्शन 28 क्लॉज 2 सब क्लॉज डी। क्लियर? तो ये था डी वाला पॉइंट। ये डी वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया? इसको रिमूव करते हैं। अभी देखेंगे सेक्शन 28 क्लॉज 2 सब क्लॉज ई वाला पॉइंट को।
ई वाला पॉइंट जो है वो ई वाला पॉइंट फाइनेंस एक्ट 2018 के थ्रू इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, ये पहले था नहीं। ई वाला पॉइंट इंट्रोड्यूस्ड हुआ है फाइनेंस एक्ट 2018 के थ्रू और ये इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2019 से। ई वाला पॉइंट एकदम नया पॉइंट है, फाइनेंस एक्ट 2018 ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, इफेक्ट में आएंगे ये ई वाला पॉइंट 1 अप्रैल 2019 से। तो इस पर एक बार देख लेते हैं इसको, जिसका एग्जामिनेशन है नवंबर एंड मई में, उसके लिए कैसे एप्लीकेबल होगा वो हम बताएंगे। पहले एक बार देख लीजिए ई वाला पॉइंट को। देखिए नाउ ई वाला पॉइंट में है क्या, पहले तो एनी पर्सन जो पहला 4 पॉइंट में भी था, एनी पर्सन बाई व्हाट एवर नेम कॉल्ड, सेम है पहला आपने जो 3 पॉइंट देखा था उसका हिसाब से, एनी पर्सन बाई व्हाट एवर नेम कॉल्ड एट और इन कनेक्शन विद द termination or the modification of the terms and conditions of any contract relating to his business। देखिए बात क्या है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके थ्रू गवर्नमेंट सेक्शन 28 का स्कोप को और भी बड़ा कर दिया। ये पॉइंट क्या बता रहे हैं, एनालिसिस करते हैं। एनी पर्सन कॉम्पेंसेशन और अदर पेमेंट किसको मिल रहे हैं, एक पर्सन को मिल रहे हैं भाई, व्हाट एवर नेम कॉल्ड, जो भी उसका डेजिग्नेशन है, जो भी नाम है छोड़ो। एनी पर्सन वो क्या कर रहे थे, कोई एक बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे थे। देखो बिजनेस को कंटिन्यू करने में बिजनेस रिलेटेड बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट तो बनता ही है। मान लीजिए आपने टायर बिजनेस कंटिन्यू कर रहे थे, यू हैव बीन मेकिंग टायर, आपने टायर मैन्युफैक्चर कर रहे थे। अभी क्या हुआ, आप टायर मैन्युफैक्चर कर रहे थे, टायर मैन्युफैक्चर करने में आपको तो रॉ मटेरियल चाहिए। टायर के लिए रॉ मटेरियल कौन सा होता है, रबर। तो आपने रबर खरीदने के लिए रॉ मटेरियल के एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे। उस रॉ मटेरियल का एजेंट ने बताया था कि आपको थ्रू आउट द ईयर रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे एक प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड प्राइस पे। बाद में मान लीजिए मार्केट का सिनेरियो चेंज हुआ है और रॉ मटेरियल का प्राइस ज्यादा हो गया है। अभी आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट का हिसाब से आपके साथ जो प्राइस प्री डिटरमाइंड हुआ है, उस प्राइस पे तो उस एजेंट को रॉ मटेरियल आपको सप्लाई करना पड़ेगा। आपको तो रॉ मटेरियल मिलेगा एक प्री डिटरमाइंड प्राइस में, क्योंकि आपने पहले से ही उस रॉ मटेरियल एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। यहां पे एजेंट मतलब वो प्रिंसिपल एजेंट वगैरह मत सोचिए, एक रॉ मटेरियल का होल्डर, मतलब वो रॉ मटेरियल बेचते, सेलर ऑफ रॉ मटेरियल, उसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था। और रॉ मटेरियल को सेल करते, कौन सा रॉ मटेरियल, टायर बनाने के लिए क्या लगता है, रबर। तो वो रबर सप्लाई करता है। आपने उस रबर सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट किया था और रबर सप्लायर थ्रू आउट द ईयर आपको रबर सप्लाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस। बट आज रबर का प्राइस ज्यादा हो गया है और वो आपसे ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। आप बोले कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है, इतना प्राइस के लिए ज्यादा पैसे तो हम नहीं देंगे। उन्होंने आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया। तो आप तो उसका अगेंस्ट में सूट फाइल करेंगे, क्योंकि आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट का हिसाब से तो उनको एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे रबर सप्लाई करना चाहिए था। आज प्राइस व्हाट एवर मे बी, आपके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि प्राइस के साथ कोई मतलब नहीं है, एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे हो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे। मार्केट का प्राइस अगर ज्यादा भी हो गया, मार्केट प्राइस कम भी हो गया, उससे में फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे, रबर सप्लाई करेंगे। बट आज करना नहीं चाहते, आपका कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है, तो आपने उसका अगेंस्ट में सूट फाइल किया है। अगर आपको कॉम्पेंसेशन मिल जाता है, वो कॉम्पेंसेशन कौन सा हेड में आएंगे, पीजीपीपी हेड में। यहां पे क्या बोल रहे हैं देखिए, एनी पर्सन at or in connection with the termination or modification of the terms and conditions of any contract। एक कॉन्ट्रैक्ट पर्सन ने बनाया था,
सामने वाला के साथ, जैसे हमने बोला रॉ मटेरियल सप्लायर के साथ, किसी के साथ भी एक पर्सन जो बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे थे, उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब वो सामने वाला पर्सन ने इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स एंड कंडीशन को मॉडिफाई कर दिया है। क्लियर? अब ये जो टर्म्स एंड कंडीशन मॉडिफाई हुआ है, नहीं तो टर्मिनेट हो गया, इस पर्सन को अगर कॉम्पेंसेशन मिल गया तो ये बंदा ने कॉम्पेंसेशन को कहां दिखाएंगे? पीजीबीपी हेड में। तो ये सेक्शन का स्कोप जो बहुत बड़ा है। बिजनेस रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने में और मॉडिफिकेशन होने में अगर जिस पर्सन ने बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे थे उसको कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा, तो कॉम्पेंसेशन कहां आ जाएगा? पीजीबीपी हेड में आ जाएगा। कोई भी बिजनेस रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है ना, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू बिजनेस, बिजनेस चल रहा था और बिजनेस से रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सामने वाला ने टर्मिनेट कर दिया, तो आपका बिजनेस में नुकसान हो रहा है और आपने कंपेंसेशन डिमांड किया है, वो अगर कंपेंसेशन आपको दे देंगे तो कंपेंसेशन आप कहां दिखाएंगे? पीजीबीपी हेड में दिखाएंगे। क्लियर? तो ये था सेक्शन 28 सब क्लॉज, सेक्शन 28 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए से ई तक। और ये वाला पॉइंट जो है ये इफेक्टिव कब से होगा? सिर्फ 1 अप्रैल 2019 से इफेक्टिव होगा। 1 अप्रैल 2019 से ये वाला पॉइंट इफेक्टिव होगा। क्लियर? तो ए बी सी डी ई सेक्शन 28 का, सेक्शन 28 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए बी सी डी ई, ये था कॉम्पेंसेशन टू मैनेजमेंट एजेंसी, एक लाइन में बोलेंगे तो। और अंदर में तो हमने आपके साथ डिस्कस किया ही है अलग अलग पॉइंट को। अभी चलो डिस्कस करते हैं सेक्शन 28 क्लॉज 3 को। सेक्शन 28 क्लॉज 3 एकदम ही अलग पॉइंट है, ये 2 के साथ कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि वो एकदम नया क्लॉज स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन 28 क्लॉज 3, सेक्शन 28 क्लॉज 3 बेसिकली क्या बोल रहे हैं? ये एसोसिएशन को लेकर बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं बोर्ड में। देखिए सेक्शन 28 क्लॉज 3, सेक्शन 28 क्लॉज 3 ये क्या बता रहे हैं? इसके बाद 3A, 3B, 3C, 3D, 3E है। 3 अलग पॉइंट है, 3A से 3E अलग पॉइंट है। 3A से 3E जो है वो एक्सपोर्ट इंसेंटिव है। 3A से 3E एक्सपोर्ट इंसेंटिव है। पांचों पॉइंट एक्सपोर्ट इंसेंटिव के ऊपर है। बट यहां पे जो 3 बात कर रहे हैं उसके साथ एक्सपोर्ट का कोई रिलेशन नहीं है। 3 एकदम सेपरेट पॉइंट है, 3A से 3E सेपरेट पॉइंट है। 3A से 3E तक जो है वो एक्सपोर्ट इंसेंटिव को लेकर बात करेंगे। बट 3 किसको लेकर बात कर रहे हैं? एसोसिएशन को लेकर बात कर रहे हैं। देखिए इनकम डेराइव्ड बाय, इनकम डेराइव्ड बाय, इनकम डेराइव्ड हो रहे हैं। कौन कर रहा है इनकम डेराइव्ड? एनी ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन। इनकम डेराइव्ड बाय ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन कहां से डेराइव्ड हो रहे हैं? फ्रॉम एनी स्पेसिफिक सर्विस, परफॉर्म्ड फॉर इट्स मेंबर्स। ध्यान से देखिए क्या बात कर रहे हैं। देखिए ये बेसिकली 3 नंबर पॉइंट जो है ना, जिसमें ट्रेड एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन और सिमिलर टाइप का एसोसिएशन का बात हो रहा है, ये बेसिकली एक पॉइंट को कवर कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी और प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी को लेकर यहां पे बात करेंगे। क्या बता रहे हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी को लेकर यहां पे बात करेंगे। पहले देख लेते एक बार। पहले आप बताइए, इंडिविजुअल के पास इन्फ्लुएंसिंग पावर ज्यादा होता है और कलेक्टिव बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के पास इन्फ्लुएंसिंग पावर ज्यादा होता है? ऑब्वियसली कलेक्टिव बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के पास इन्फ्लुएंसिंग पावर ज्यादा होगा। पहले जो उदाहरण लेते थे
सेक्शन 28 क्लॉज 2 सब क्लॉज ई में टायर को लेकर, मान लीजिए 3 टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और पर्सन है, 3 टायर मैन्युफैक्चरिंग पर्सन है, ए बी सी। ए भी टायर मैन्युफैक्चर करते हैं, बी भी करते हैं, सी भी करते हैं। ये तीनों ने एक दिक्कत को फेस कर रहे हैं, बहुत डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं ये तीनों। कौन सा डिफिकल्टी? अभी ग्लोबलाइजेशन हो गया है, तो चाइना से टायर इंपोर्ट हो रहे हैं इंडिया में। चाइना इंडिया में टायर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो टायर का प्राइस बहुत ही कम है कंपैरेटिवली इन्होंने जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इन्होंने जो टायर को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका जो प्राइस है और चाइना से जो टायर आ रहे हैं इंडिया में उसका प्राइस, दोनों का प्राइस में फर्क है। चाइना का प्राइस बहुत ही कम है, इन लोगों का प्राइस चाइना से कंपैरेटिवली हायर है, ज्यादा ही हायर है। तो इन लोगों का तो मार्केट निकाल जा रहे हैं। इन लोगों का टायर कौन खरीदेगा अगर चाइना वाला टायर कम पैसे में मिल जाएगा? तो इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के पास अप्रोच कर रहे हैं, अथॉरिटी के पास अप्रोच कर रहे हैं, जाके बता रहे हैं कि चाइना से ऐसे इंपोर्ट हो रहे हैं बहुत ही कम प्राइस में, हम लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, हम लोग का इंडस्ट्री तो थोड़ी दिन में गायब हो जाएगा, हम लोग तो कम्पीट कर ही नहीं पाएंगे। ए भी जाके अथॉरिटी को बोल रहे हैं, बी भी जाके बोल रहे हैं, सी भी जाके बोल रहे हैं, तीनों ने अपना रिप्रेजेंटेशन भेज रहे हैं गवर्नमेंट को। बट गवर्नमेंट ये तीनों इंडिविजुअल पर्सन का जो ग्रीवेंस है इसको नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये तीनों अलग अलग जाएंगे, इसका इन्फ्लुएंसिंग पावर तो कम है ना। तो इन्फ्लुएंसिंग पावर कम है तो इसका इंपॉर्टेंस कम हो रहा है, गवर्नमेंट के सामने इन लोगों का इंपॉर्टेंस कम है, अलग अलग जाएंगे। तो ये तीनों ने क्या सोचा कि हम लोग एक एसोसिएशन को फॉर्म करेंगे, तीनों मिलके, टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, तो एसोसिएशन बेसिकली हुआ क्या? एसोसिएशन मतलब इंडिविजुअल के पास जो इन्फ्लुएंसिंग पावर होता है वो इन्फ्लुएंसिंग पावर से सामने वाला को इन्फ्लुएंस करना मुश्किल होता है। तो लोग क्या करते हैं, एक एसोसिएशन फॉर्म कर लेते हैं, लाइक माइंडेड पीपल मिलके क्या करते हैं, एक एसोसिएशन फॉर्म करता है अपना ग्रीवेंस को लोगों के सामने रखने के लिए। अगर एसोसिएशन बना के ग्रीवेंस लोगों के सामने प्लेस करेंगे, अथॉरिटी के सामने प्लेस करेंगे, अथॉरिटी उसको इंपॉर्टेंस देंगे। बट इंडिविजुअल जाके अगर ग्रीवेंस को प्लेस करेंगे तो अथॉरिटी उतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। तो इसलिए लोग एसोसिएशन को फॉर्म करते हैं। ये होता है एसोसिएशन का बेसिक फिलोसफी। यहाँ पे कौन सा एसोसिएशन को लेकर बात हो रहा है? यहाँ पे ट्रेड एसोसिएशन को लेकर बात हो रहा है, प्रोफेशनल एसोसिएशन को लेकर बात हो रहा है, और नहीं तो सिमिलर टाइप के एसोसिएशन को लेकर बात हो रहा है। ये एसोसिएशन वाला पॉइंट आपको समझ में आया? बट ये एसोसिएशन का कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है क्या? अगर ये एसोसिएशन इंडिया में जो भी लॉ है उसका हिसाब से इनकॉर्पोरेट हुआ है तो इसका सेपरेट लीगल आइडेंटिटी रहेगा, नहीं तो इसका तो कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है ही नहीं। तो एसोसिएशन का सेपरेट लीगल आइडेंटिटी तब रहेगा जब एसोसिएशन इंडिया में जो भी फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स लॉ है उस लॉ का हिसाब से इनकॉर्पोरेट हुआ है। तो अगर एसोसिएशन फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इंडिया में जो लॉ है उसका हिसाब से इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, ऐसे ही एग्रीमेंट के थ्रू, तीनों का एग्रीमेंट के थ्रू बन गया है, तो एसोसिएशन तो अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है। ऐसा अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एसोसिएशन। जैसे मान लीजिए ए बी सी ये तीनों मिला के XYZ नाम का एक एसोसिएशन तैयार किया। अभी ए यहां पे मेंबर भी है, कंट्रीब्यूटर भी है। XYZ जो काम करेंगे वो काम करने के लिए तो पैसा चाहिए ना। XYZ का कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है नहीं, बिकॉज XYZ इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी, इट इज अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटी। बट XYZ जो काम के लिए बनाया है, ए बी और सी ने काम को कैरी ऑन करने के लिए इसके पास तो पैसा चाहिए। तो ए ने इस एसोसिएशन का मेंबर है और कंट्रीब्यूटर भी है, बी ने यहाँ का मेंबर भी है, कंट्रीब्यूटर भी है, सी यहाँ का मेंबर है, कंट्रीब्यूटर भी है। तो ये 3 लोग यहाँ पे पैसा डाला है और XYZ क्या कर रहे हैं, काम को कैरी ऑन कर रहे हैं। अभी ए ने जो पैसा दिया XYZ को, ए के हाथ में तो इनकम था, ए ने तो उसको अर्न किया था, उस पैसा अर्न करने के बाद XYZ को दिया है। बट ए ने जो पैसा अर्न किया था उसके ऊपर तो ऑलरेडी टैक्स लग गया है। तो ए का पैसा, ए का जो अर्निंग है उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। उन्होंने उसका इनकम से कुछ पोर्शन XYZ को शेयर किया। बी ने भी जो इनकम कमाया है उस इनकम के ऊपर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है और बी ने क्या किया, उसका कुछ पोर्शन इनकम XYZ को शेयर किया है। और सी ने भी सिमिलरली आफ्टर टैक्स कुछ इनकम को XYZ को शेयर किया है। तो XYZ के हाथ में जो पैसा है वो पैसा तो उस पैसा के ऊपर तो ए बी और सी ने रेस्पेक्टिवली टैक्स पे किया है।
ए, बी और सी ने ऑलरेडी उस पैसा के ऊपर टैक्स दे दिया है। तो एक्स वाई जेड के पास जैसे ही वो पैसा आया ए से, बी से, सी से, वो तो एक्स वाई जेड का इनकम नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्स वाई जेड तो अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है। ए के साथ तो एक्स वाई जेड का फर्क नहीं होगा, बी के साथ भी फर्क नहीं होगा। एक्स वाई जेड के हाथ में जो इनकम है वो तो बेसिकली इन लोगों का इनकम था, उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। फिर एक्स वाई जेड के हाथ में जब आएंगे, फिर अगर टैक्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डबल टैक्सेशन हो जाएगा। ये होता नहीं अगर एक्स वाई जेड एक इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी होता, तो एक्स वाई जेड का सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होता। ए के हाथ में एक बार टैक्स लग चुका है, वेरी गुड। फिर जब ए का पैसा एक्स वाई जेड के हाथ में आएगा, फिर से टैक्स लगेगा, क्योंकि एक्स वाई जेड और ए तो सिमिलर नहीं होते। बट वो होता था जब इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी होता, इसका जब सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होता। अभी तो आज के डेट में इसके हाथ में इसका कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है ही नहीं, तो इसके हाथ में तो ए का पैसा इसके हाथ में जब आएगा, सेपरेटली इनकम आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ए और एक्स वाई जेड में तो कोई फर्क है ही नहीं। इसको बोलते हैं म्यूचुअल कंसर्न। म्यूचुअल कंसर्न आउटसाइड द परव्यू ऑफ इनकम टैक्स होता है, मतलब म्यूचुअल कंसर्न का इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगता नहीं है, बिकॉज म्यूचुअल कंसर्न के हाथ में जो पैसा आया वो पैसे के ऊपर पहले से मेंबर ने टैक्स पे कर दिया है। फिर एक्स वाई जेड तो टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि एक्स वाई जेड का तो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है ही नहीं, उसके हाथ में तो इनकम है ही नहीं। बट यहां पे हम लोग इस जो सेक्शन 28 क्लॉज 3 वाला पॉइंट, यहां पे हम लोग म्यूचुअलिटी को इग्नोर करेंगे। यहां पे वी विल इग्नोर द म्यूचुअलिटी कॉन्सेप्ट। यहां पे भी अगर ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन के हाथ में कुछ पैसा आ रहे अपना मेंबर से, कंट्रीब्यूटर से, उस पैसा को हम इनकम मान लेंगे। कब? अगर ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन ने स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड किया अपना मेंबर को। देखो ये जो एक्स वाई जेड एक एसोसिएशन है, वो तो सर्विस प्रोवाइड करता है, ए को, बी को, सी को कॉमन सर्विस, उसका बात यहां पे नहीं हो रहे। एक्स वाई जेड ने अगर कोई स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करेंगे, पर्टिकुलरली ए को, ए और बी को, नहीं तो बी और सी को, नहीं तो सी को, कोई एक मेंबर को और वन और मोर मेंबर को, अगर एसोसिएशन ने कुछ पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जो कॉमन सर्विस नहीं है, जो रेगुलरली प्रोवाइड नहीं करता है, मेंबर का रिक्वेस्ट में पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड कर दिया है, कौन? एसोसिएशन ने, और मेंबर ने पैसा दे दिया एसोसिएशन को। ये जो पैसा आएगा, ये पैसा कॉमन रेवेन्यू नहीं है। एक्स वाई जेड के हाथ में जो ये पैसा है स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करने में, वो कॉमन पार्लांस में तो है नहीं, वो स्पेसिफिक सर्विस का पार्लांस में। इसको हम लोग मान लेंगे एक्स वाई जेड के हाथ में पीजीबीपी का इनकम, और एक्स वाई जेड इसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। तो यहां पे हम लोग म्यूचुअलिटी कॉन्सेप्ट को क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं। म्यूचुअलिटी कॉन्सेप्ट को यहां पे इग्नोर कर रहे हैं और एक्स वाई जेड को सेपरेट लीगल आइडेंटिटी जैसा ट्रीट करके इसके हाथ में टैक्स लगा रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ये था सेक्शन 28 क्लॉज 3। अभी 28 क्लॉज 3 का ए, बी, सी, डी, ई को डिस्कस करेंगे, जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव के बारे में है। चलिए एक बार देखते हैं। सेक्शन 28 क्लॉज 3A किस चीज को लेकर है? इंपोर्ट लाइसेंस सेल करने में अगर प्रॉफिट अराइज हुआ, उस प्रॉफिट को लेकर है। कैसे? चलिए बोर्ड में देखते हैं। सेक्शन 28 क्लॉज 3A क्या बता रहे हैं? प्रॉफिट on sale of a license granted under import control order 1955 made under import and export control act 1947।
जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। एक एक्ट है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947। ये एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया था, इंपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर 1955। देखो, अब जब एक्सपोर्ट करेंगे तो इंडिया का सामान बाहर जाएगा और बाहर से डॉलर इंडिया में आएंगे। फॉरेक्स जिसको बोलते हैं फॉरेक्स, इंटरनेशनल जो ट्रेड होगा वो ट्रेड के लिए तो रूपी यूज नहीं हो सकता ना, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए तो डॉलर में आपको ट्रेड करना पड़ेगा। तो इंडिया के हाथ में क्या आएगा? फॉरेक्स आएगा, डॉलर आएगा। और अगर इंपोर्ट करोगे, बाहर से सामान इंडिया में इंपोर्ट करोगे, तो इंडिया के पास जो डॉलर है वो डॉलर बाहर चला ही जाएगा। तो एक्सपोर्ट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इंपोर्ट। एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए, तभी तो इंडिया के पास बैलेंस रहेगा फॉरेक्स का, पॉजिटिव बैलेंस रहेगा, नहीं तो बैलेंस नेगेटिव हो जाएगा। इफ इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज मोर देन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, तो फॉरेक्स रिजर्व तो नेगेटिव हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया था, इंपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर 1955, कि ऐसे ही आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। इंपोर्ट करने के लिए हम बताएंगे लाइसेंस चाहिए। ऐसा हमेशा नहीं होता है और हर एक प्रोडक्ट के लिए नहीं होता है। जब जब जरूरत पड़ता है गवर्नमेंट इसको इफेक्ट में लेकर आता है। तो जिस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस चाहिए, वो प्रोडक्ट ऐसे तो इंपोर्ट नहीं हो सकता है। और जिस टाइम में गवर्नमेंट सोचेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करो, लाइसेंस बिना हम इंपोर्ट करने नहीं देंगे, तो इंपोर्ट कंट्रोल हो जाएगा। सबके पास तो लाइसेंस नहीं है, सब लोग तो इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर विदाउट लाइसेंस इंपोर्ट करने का टाइम जो होता है, उस टाइम में सभी लोग इंपोर्ट करते हैं। बट जब गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन डालते हैं इंपोर्ट के ऊपर, तब लाइसेंस बिना आप इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। और ये लाइसेंस बेसिकली किसको दिया जाता है? जो एक्सपोर्ट करते हैं। मान लीजिए इफ यू आर एन एक्सपोर्टर, आप एक्सपोर्ट करते हो तो इंडिया के लिए फॉरेक्स लेकर आते हो, तो गवर्नमेंट आपके ऊपर बहुत ही खुश है कि आप तो एक्सपोर्ट लेकर आते हो। आप अगर इंपोर्ट करोगे थोड़ा बहुत, तो गवर्नमेंट आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं डालेंगे। जो एक्सपोर्टर है वो अगर इंपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं डालते। उसको सेपरेटली एक इंपोर्ट लाइसेंस इशू किया जाता है कि चलो आप इंपोर्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप तो एक्सपोर्ट करते हो। न्यूट्रलाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसा आ रहे, फिर अगर थोड़ा बहुत पैसा बाहर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो पैसा बाहर से लेकर आ नहीं रहा है, बट इंडिया का पैसा बाहर भेज रहे, उसके ऊपर तो रेस्ट्रिक्शन डालना जस्टिफाइड होगा टू सम एक्सटेंट। तो इसलिए एक्सपोर्टर को एक लाइसेंस कभी कभी इशू किया जाता है कि आप इंपोर्ट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मान लीजिए आप एक्सपोर्टर हो, आपके पास वो लाइसेंस आया है कि आप इंपोर्ट कर सकते हो कोई भी एक रॉ मटेरियल, मान लो 50,000 क्विंटल रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट कर सकते हो, एक और एक से ज़्यादा रॉ मटेरियल। इंपोर्ट कंट्रोल लाइसेंस आपको मिल गया है, आप रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर सकते हो। अब ये रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट कर सकते हो, बट आपको इंपोर्ट करने का जरूरत ही है नहीं। देयर इज नो नीड टू इंपोर्ट एनी रॉ मटेरियल। आप इंडिया में डोमेस्टिकली रॉ मटेरियल को खरीदते हो, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके फिनिश प्रोडक्ट बनाते हो और उसको एक्सपोर्ट कर देते हो। आपको रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने का कोई जरूरत है ही नहीं, बट आपके पास लाइसेंस पड़ा हुआ है। बट दूसरे कोई एक पर्सन है जिसको इंपोर्ट करने का जरूरत है, बट उसके पास लाइसेंस नहीं है, वो इंपोर्ट कर नहीं पा रहे, वो आपको अप्रोच किया है कि आपके पास तो इंपोर्ट लाइसेंस है, वो इंपोर्ट लाइसेंस मेरा नाम पे ट्रांसफर कर दीजिए। ये इंपोर्ट लाइसेंस जो होता है, वो इंपोर्ट लाइसेंस ट्रांसफरेबल होता है। तो कोई एक पर्सन आके आपको अप्रोच किया है कि आपका इंपोर्ट लाइसेंस मेरा नाम पे ट्रांसफर कर दीजिए। आप अगर आपका इंपोर्ट लाइसेंस उसको सेल कर दोगे, व्हाट क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लाइसेंस। आपको लाइसेंस कैसे मिला था? फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने तो फ्री ऑफ कॉस्ट इंपोर्ट लाइसेंस मिल गया था। अब उस इंपोर्ट लाइसेंस को जितना पैसा में भी बेच दो, मतलब एक्स अमाउंट वाई अमाउंट जो भी पैसा में बेच दो, पूरा ही तो आपके लिए प्रॉफिट है। तो इंपोर्ट लाइसेंस सेल करने में जो सेल वैल्यू आपके पास आएगा, वो सेल वैल्यू पूरा ही प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट आप कहां दिखाएंगे? वो प्रॉफिट आप पीजीबीपी हेड में दिखाएंगे। तो ये क्या हो गया? आपके पास इंपोर्ट लाइसेंस था। इंपोर्ट लाइसेंस कहां से आया? आप एक्सपोर्ट करते हो, इसलिए गवर्नमेंट एज ए इंसेंटिव आपको इंपोर्ट लाइसेंस दिया था। और आप इंपोर्ट लाइसेंस यूटिलाइज नहीं करते हो, दूसरे किसी को इंपोर्ट लाइसेंस सेल कर दिया और वो आपको पैसा दिया है। जितना भी पैसा आपको मिला है वो पूरा आपके लिए प्रॉफिट है, क्योंकि इंपोर्ट लाइसेंस तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया था। ये प्रॉफिट जो हुआ है आपका, ये प्रॉफिट आप कहां दिखाएंगे? आप दिखाएंगे पीजीबीपी हेड में। ये था सेक्शन 28 क्लॉज 3A। अभी देखेंगे सेक्शन 28 क्लॉज 3B को। चलिए इसको हटाते हैं।
देखिए 28 क्लॉज बी क्या है, क्लॉज बी क्या बोल रहे हैं, क्लॉज बी बोल रहे हैं कैश असिस्टेंस, कैश असिस्टेंस रिसिप्ट और रिसीवेबल अगेंस्ट एनी एक्सपोर्ट। आप एक्सपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट आपके ऊपर प्लीज्ड है कि आप इंडिया के लिए फॉरेक्स लेकर आते हो, तो गवर्नमेंट बीच बीच में जो एक्सपोर्टर रहते हैं उसको इनकरेज करने के लिए कैश इंसेंटिव देते हैं, डायरेक्टली कैश इंसेंटिव। तो आपको कुछ कैश इंसेंटिव मिलेगा गवर्नमेंट से, बिकॉज आपने तो एक्सपोर्ट करते रहते हो, गवर्नमेंट आपके ऊपर प्लीज्ड है, गवर्नमेंट आपको इनकरेज करने के लिए आपको क्या दे रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं। इंसेंटिव कौन सा फॉर्म में, कैश असिस्टेंस का फॉर्म में, आपको डायरेक्टली कैश दे रहे, बैंक अकाउंट में पैसा दे रहे, कैश असिस्टेंस। ऐसे ही कैश असिस्टेंस आपको मिल गया, वो कैश असिस्टेंस आपके लिए क्या इनकम है, कौन सा हेड में दिखाओगे इनकम टैक्स में, पीजीबीपी हेड में दिखाओगे। क्लियर, 28 क्लॉज 3B का हिसाब से, सिंपल सा पॉइंट था, इसको हटा रहे। अभी देखेंगे ड्यूटी ड्रॉबैक, 28 क्लॉज 3C, ड्यूटी ड्रॉबैक। व्हाट इज ड्यूटी ड्रॉबैक? ड्यूटी ड्रॉबैक आपको मिला। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है, आपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर देते हो। गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। तो ये मान लीजिए इंडिया है, आप यहां एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठा है, यहां आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कैरी ऑन करते हो। कैरी ऑन करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल दो सोर्स से आपके पास आ सकता है, एक तो आप इंडिया का बाहर से रॉ मटेरियल को लेकर आओ, नहीं तो डोमेस्टिकली रॉ मटेरियल खरीदो। तो इधर आपने इंडिया का बाहर से रॉ मटेरियल खरीद के आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लेकर आते हो, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हो, फिर एक्सपोर्ट कर देते हो। नहीं तो क्या करते हो, डोमेस्टिकली रॉ मटेरियल को खरीदते हो और उसको प्रोसेसिंग करके फिनिश प्रोडक्ट बनाते हो और उस फिनिश प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर देते हो। जो भी करो, आपने जो फिनिश प्रोडक्ट बनाया है उसमें जो इनपुट है वो इनपुट के अंदर मतलब रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आपने बहुत सारा टैक्सेस, ड्यूटी, सेस पे किया है। इधर आपने बाहर से खरीदने के लिए आपने जब इंपोर्ट किया था, रॉ मटेरियल को बाहर से खरीद के लेकर आया था, उस रॉ मटेरियल को अपने रॉ मटेरियल खरीदने के में आपको कितना टैक्स देना पड़ा, बेसिक कस्टम ड्यूटी, IGST, ये सब देना पड़ा। और अगर डोमेस्टिकली खरीदा है तो GST वगैरह देना पड़ा। तो आपने बहुत सारा टैक्सेस, ड्यूटी, सेस पे किया है रॉ मटेरियल के ऊपर। उस रॉ मटेरियल को आपने प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो नेचुरली क्या होगा, फिनिश प्रोडक्ट का वैल्यू जो होगा, प्राइस जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपने कॉस्ट को रिकवर करोगे। अब एक्सपोर्ट करोगे, जो आप प्राइस रखोगे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट का, उसमें आपका जितना खर्चा आया वो पूरा खर्चे को रिकवर करोगे। खर्चा में तो टैक्सेस वगैरह को भी जोड़ दोगे ना, क्योंकि आपने टैक्सेस वगैरह पे किया है। गेटिंग माई पॉइंट? तो टैक्सेस वगैरह को जोड़ के जितना प्राइस आएगा, फिर आपका प्रॉफिट जोड़ के जितना प्राइस आएगा, वो प्राइस अगर तुम एक्सपोर्ट करने के लिए MRP रखोगे तो इंडिया का जो प्रोडक्ट है बाहर में जब एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो रहेगा ही नहीं। बाकी देशों का प्रोडक्ट के मुकाबला में आपने तो कंपटीशन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई हो गया। गवर्नमेंट को यह दिक्कत समझ में आया। गवर्नमेंट क्या करना चाहते हैं, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट जो है उसमें जो इनपुट यूज हुआ है, रॉ मटेरियल यूज हुआ है, उसके ऊपर अगर आपने टैक्सेस वगैरह पे किया है, वो आपको रिफंड कर देते। बोलते कि आप प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करो, टैक्सेस वगैरह को उसके साथ मत जोड़ो, क्योंकि इंडिया का प्रोडक्ट का प्राइस अगर कम होगा तो बाहर एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और इंडिया के पास फॉरेक्स करेंसी आएगा, फॉरेक्स रिजर्व क्रिएट हो जाएगा इंडिया का, डॉलर आएगा इंडिया में।
अगर एक्सपोर्ट कर नहीं पाओगे, प्राइस ज़्यादा है, बाहर वाला नहीं खरीदेगा, तो एक्सपोर्ट होगा नहीं, तो इंडिया का पास फॉरेक्स आएगा नहीं। तो गवर्नमेंट चाहते हैं कि आप एक काम करो, आप प्रोडक्ट को बाहर बेचो, एक्सपोर्ट करो, कम प्राइस में करो, टैक्स फैक्स आपने जो दिया है वो हम माफ कर देंगे, वो आपको रिफंड कर देंगे। तो गवर्नमेंट जब रिफंड करते हैं इनपुट प्रोडक्ट के ऊपर, रॉ मटेरियल के ऊपर जितना आपने टैक्सेस वगैरह पे किया है, गवर्नमेंट वो सब टैक्सेस वगैरह क्या करता है, आपको रिफंड कर देते हैं। इस रिफंड को बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। अच्छा, हमने रिफंड को इनकम कब दिखाएंगे? ड्यूटी ड्रॉबैक मिलने में ही आपको पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। कब? अगर आपने जब रॉ मटेरियल को खरीदा था, चाहे बाहर से चाहे डोमेस्टिकली, जब खरीदा था रॉ मटेरियल को, और रॉ मटेरियल खरीदने में आपने वो टैक्सेस वगैरह जो पे किया है उसको खर्चा मान लिया था। अगर खर्चा मान लिया था, बाद में गवर्नमेंट वो सब टैक्सेस वगैरह को रिफंड कर दिया, तब आपके लिए इनकम है। अगर आपने उसको खर्चा माना ही नहीं, तो आपके लिए जब ड्यूटी ड्रॉबैक आपको मिलेगा तो आपके लिए वो इनकम नहीं होगा पीजीबीपी हेड में। ध्यान से सोचिए, अगर आप रॉ मटेरियल खरीदते हो तो आप एंट्री क्या करते हो? परचेज अकाउंट डेबिट। अगर आपने उधार पे खरीदा है, क्रेडिट पे, टू सप्लायर, और अगर कैश में खरीदा है तो टू बैंक। 1000 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा है, उसके ऊपर आपने 10% मान लीजिए जीएसटी पे किया है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी मिलकर 10% पे किया है, तो 1000 के ऊपर 10% जीएसटी होने में कितना होता है? 100। तो रॉ मटेरियल का प्राइस आपने क्या रखा? परचेज का प्राइस आपने क्या निकाला? 1000 प्लस 100, 1100, और सप्लायर अकाउंट 1100 और बैंक अकाउंट 1100। ऐसे अगर किया तो परचेज में आपने टैक्स को खर्चा मान लिया। ऐसा अगर किया तो बाद में गवर्नमेंट जब ये 100 रुपया रिफंड कर देंगे, आपके लिए 100 रुपया क्या हो जाएगा? इनकम, क्योंकि पहले आपने इसको खर्चा मान लिया था। बट अगर आपने ऐसा एंट्री नहीं किया, आपने कैसे एंट्री किया है? आपने परचेज अकाउंट डेबिट कितना? 1000। आपको पता था ये 100 का क्या हो जाएगा? क्रेडिट मिल जाएगा, तो आपने इनपुट टैक्स अकाउंट 100 लिख दिया था, टू सप्लायर 1100 ले लिया था। तो ये 100 तो आपने खर्चा माना ही नहीं। तब जब ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, ये ड्यूटी ड्रॉबैक टैक्सेबल नहीं होगा, इनकम नहीं है आपका। अगर खर्चा मान लिया तो इनकम है। तो ये ड्यूटी ड्रॉबैक गवर्नमेंट कैसे पे करते हैं? आप जब गुड्स को सेल करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, उसका तो एक एफओबी वैल्यू होगा ना, एक एफओबी वैल्यू होगा। तो गवर्नमेंट को पता है जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर मोटा मोटी कितना आपने टैक्स पे किया है ऑलरेडी, उसका इनपुट के ऊपर, उसका रॉ मटेरियल के ऊपर। जो भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, हर एक प्रोडक्ट का गवर्नमेंट का एक रेट तैयार किया हुआ है कि मोटा मोटी ये प्रोडक्ट बनाने में जो रॉ मटेरियल लगता है वो रॉ मटेरियल के ऊपर इतना परसेंटेज टैक्स पे करना होता है। तो गवर्नमेंट हर एक प्रोडक्ट के लिए परसेंटेज तैयार करके रख दिया, रेडीमेड परसेंटेज, कि ये प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना टैक्स आपको पे करना पड़ा। गवर्नमेंट उतना परसेंटेज आपको क्या करता है? रिफंड कर देते एफओवी वैल्यू के ऊपर। आपने जो एक्सपोर्ट कर रहे हो प्रोडक्ट, उस एक्सपोर्ट प्रोडक्ट को तो एफओवी वैल्यू है ना, वो एफओवी वैल्यू के ऊपर एक परसेंटेज अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट, पी डिटरमाइन परसेंटेज। वो परसेंटेज आपको क्या करता है? रिफंड कर देते हैं। उसको बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। बेसिकली एक होता है एफओवी वैल्यू और एक होता है कैप वैल्यू। आपने जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, कैप वैल्यू, ये प्रोडक्ट का आपने एफओवी रख दिया कितना पता है? आपने एफओपी रख दिया 1000, बट गवर्नमेंट इसका कैप वैल्यू रखा कितना? 800। तो दोनों में छोटा कौन सा है? 1000 और 800 में 800। तो कैप वैल्यू के ऊपर गवर्नमेंट प्री डिटरमाइन परसेंटेज को अप्लाई करेंगे और आपको पैसा दे देंगे। मान लीजिए आपने जो प्रोडक्ट, आप मान लो प्रोडक्ट एक्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, प्रोडक्ट एक्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है उसके ऊपर कितना ड्यूटी पे करना होता है? गवर्नमेंट का एक रेडीमेड परसेंटेज है, मान लीजिए 10%। तो गवर्नमेंट देख रहे हैं कि आपने जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर आपने मोटा मोटी 10% ड्यूटी पे किया है। तो ये दोनों में जो छोटा वैल्यू है उसके ऊपर 10% रेट अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके आपको पैसा रिफंड कर देंगे। मतलब 800 के ऊपर 10% अप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 80। तो 80 रुपीज आपको रिफंड दे देंगे गवर्नमेंट। इसको बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। ये ड्यूटी ड्रॉबैक आपको जब मिलेगा, आप देख लेना कि आपने उसको पहले खर्चा मान लिया था जो टैक्स आपने पे किया है, तो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलने में उसको आप इनकम दिखा दोगे पीजीबीपी हेड में, नंबर 1। अच्छा, ड्यूटी ड्रॉबैक नंबर 2 जो बोल रहे हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक
दो तरीका से मिल सकता है। एक तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा पैसा, बहुत बढ़िया बात है, बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, आपका इनकम हो गया है, अगर आपने पहले खर्चा मान लिया तो। नहीं तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, एक पासबुक इशू कर देते हैं आपको, और आप वो पासबुक, आपको जो पासबुक दिया जाता है उस पासबुक में क्रेडिट किया जाता है। जितना बार आप ऐसा एक्सपोर्ट करोगे उतना वो परसेंटेज अप्लाई करके आपका पासबुक में क्रेडिट कर देंगे, उतना अमाउंट। तो पासबुक में क्रेडिट मिलने में फायदा क्या है, कैश मिलने में तो ज्यादा फायदा है, नहीं पासबुक में मिलने में भी फायदा है। कैसा फायदा है, देखो जब पासबुक में आपको क्रेडिट मिल गया है, आप अगर प्रोडक्ट को इंपोर्ट करोगे, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट करने में आपने मान लो रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करके फिनिश प्रोडक्ट बनाते हो, तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने में तो आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी पे करना होता है। आपको जितना ड्यूटी वगैरह पे करना होता है रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने में, वो इंपोर्ट ड्यूटी आपको पॉकेट से पे नहीं करना पड़ेगा। आपके पास पासबुक पड़ा हुआ है, वो पासबुक में जितना क्रेडिट दिखा रहे उतना क्रेडिट आप सेट ऑफ कर लो इंपोर्ट ड्यूटी के साथ, आपको उतना पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट। इस पासबुक को क्या बोलते हैं, डीईपीबी पासबुक, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक, डीईपीबी पासबुक। हमने अभी देख रहा है सेक्शन 28 क्लॉज 3C को, सेक्शन 28 क्लॉज 3D में डीईपीबी को देखेंगे, और सेक्शन 28 क्लॉज 3D में डीएफआरसी को देखेंगे। सेक्शन 28 क्लॉज 3D होता है डीईपीबी, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम, और सेक्शन 28 क्लॉज 3D होता है डीएफआरसी, ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट, ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट। ये दोनों अलग अलग मैटर है, इसके बाद उसको देखेंगे। अभी इतना मैटर समझ में आया कि डीईपीबी जो भी तरीका से मिले, चाहे बैंक अकाउंट में मिले, चाहे वो पासबुक में क्रेडिट हो जाए, जो भी तरीका से मिले, दैट इज नॉट एन इशू। वो आपके लिए पूरा के पूरा क्या है, इनकम है, और पीजीबीपी हेड में आपको दिखाना पड़ेगा इनकम कैलकुलेट करके। क्लियर। ये था 28 क्लॉज 3C वाला पॉइंट। अब इसको हटा देंगे और 28 क्लॉज 3D एंड E को देखेंगे। क्लियर। इसको रिमूव करते हैं। प्लीज स्टार्ट करते हैं सेक्शन 28 क्लॉज 3D को। सेक्शन 28 क्लॉज 3A से 3C तक हो गया है, ABC 3 पॉइंट का, 3D 3E। बेसिकली 3D एंड 3E ड्यूटी रेमिशन स्कीम को लेकर बात कर रहे हैं। आपको बताया 3D होता है DPB और 3E होता है DFRC। अभी डिस्कस करेंगे ड्यूटी रेमिशन स्कीम के अंदर ये दो आता है, ड्यूटी रेमिशन स्कीम। ड्यूटी रेमिशन स्कीम का दो पार्ट है, एक डीईपीबी, एक है डीएफआरसी। क्लियर। चलिए देखते हैं। सेक्शन 28 क्लॉज 3D। वेरी गुड। नाउ सेक्शन 28 क्लॉज 3D क्या बता रहे, any profit on transfer of duty entitlement passbook scheme, DEPB scheme। ये क्या था, being the duty remission scheme। Being the duty remission scheme, ड्यूटी रेमिशन स्कीम कैसे बनता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के अंदर बनता है, मेड अंडर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी होता है, एक्जिम पॉलिसी आप जानते हो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी formulated and announced under section
5 ऑफ फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन, इसको डीएनआर कर दिया, एक्ट 1992। ये 3D वाला पॉइंट है, 3E भी इसके साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, अलग से डिस्कस करने का कोई जरूरत नहीं है। 3E क्या है? 3D एंड 3E। 3D था डीपीबी को लेकर और 3E क्या है? डीएफआरसी को लेकर। क्लियर? दोनों में सेम है, दोनों ही बनता है ड्यूटी रेमिशन स्कीम के अंदर, और ड्यूटी रेमिशन स्कीम बनता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के अंदर, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बनता है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 5 के अनुसार। क्लियर? नाउ तो बेसिकली इसका एक बार बैकग्राउंड बता दे रहे। इंडिया का इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हुआ था 1991 में, आपको पता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसको बोलते हैं, आपने इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में गवर्नमेंट ने क्या किया? इकोनॉमी का शेप को चेंज किया था। इकोनॉमी को कैसे बना दिया था? एलपीजी, लिबरलाइज्ड, प्राइवेटाइज्ड एंड ग्लोबलाइज्ड। इंडियन इकोनॉमी टर्न्ड इनटू लिबरलाइज्ड, प्राइवेटाइज्ड एंड ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी, एलपीजी। तो इकोनॉमी का जब शेप चेंज होता है, इकोनॉमी को गवर्न करने के लिए जो लॉ होता है वो लॉ में भी चेंज आना जरूरी है, क्योंकि रेगुलेटरी एनवायरनमेंट ही तो इकोनॉमी को क्या करता है? शेप देते हैं। तो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट चेंज करना जरूरी था। गवर्नमेंट एक लॉ लेकर आया था फॉरेन ट्रेड को डेवलप करने के लिए, और फॉरेन ट्रेड का कुछ रेगुलेशन भी जरूरी था। तो फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हुआ, उसके चलते हुए रेगुलेटरी एनवायरनमेंट चेंज करना जरूरी था। इसलिए गवर्नमेंट ने 1992 में फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट लेकर आया, और उसमें जो सेक्शन 5 है, वो सेक्शन 5 के थ्रू गवर्नमेंट क्या करता है? एग्जिम पॉलिसी बनाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बनाता है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में एक पार्ट होता है ड्यूटी रेमिशन स्कीम। ड्यूटी रेमिशन स्कीम में दो पार्ट होता है, एक होता है डीपीबी, एक होता है डीएफआरसी। डीपीबी तो ऑलरेडी आपने सुन लिया कि गवर्नमेंट जब ड्यूटी ड्रॉबैक देता है, मतलब ड्यूटी का रिफंड देता है, एक्सपोर्ट जो प्रोडक्ट हो रहा है उसमें जो इनपुट यूज हो रहा है, रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, और रॉ मटेरियल के ऊपर जितना आपने टैक्सेस वगैरह पे किया, वो टैक्सेस का क्या मिल जाएगा? रिफंड मिल जाएगा। रिफंड मिलने का दो तरीका है, इधर तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट ले लो, नहीं तो पासबुक में क्रेडिट ले लो। अभी आपने पासबुक में क्रेडिट ले लिया, तो पासबुक में आपके पास क्रेडिट पड़ा हुआ है, आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते ही नहीं हो। अगर रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते तो क्या होता? रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने में आपका जो ड्यूटी बनता है वो ड्यूटी सेट ऑफ हो जाता डीपीबी में जो क्रेडिट पड़ा हुआ है उसके साथ। बट अगर आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते ही नहीं हो, आप डोमेस्टिक रॉ मटेरियल को यूज करते हो, तो आपके पास जो पासबुक पड़ा हुआ है वो पासबुक में क्रेडिट तो अनयूटिलाइज्ड रह गया है। वो आप पासबुक रख के करोगे क्या? आपने पासबुक क्यों लिया था? अगर पासबुक यूटिलाइज्ड होगा ही नहीं, आपको पता ही आप इंपोर्ट नहीं करोगे, तो आपने डीपीबी क्यों लिया था? क्योंकि आपको पता था डीपीबी लेने में डीपीबी आप सेल कर पाओगे। डीपीबी इज ट्रांसफरेबल, यहां पर लिखा प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर। आपने डीपीबी ट्रांसफर करके पैसा अर्न कर सकते हो। आपके पास डीपीबी में क्रेडिट पड़ा हुआ है, ये क्रेडिट कौन खरीदेगा? जो लोग इंपोर्ट करते हैं वो आपसे क्रेडिट खरीदेगा। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट करने में इंपोर्ट ड्यूटी पे करना होता है, और अगर कैश में इंपोर्ट ड्यूटी पे करोगे तो इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगता है। बट पासबुक को यूटिलाइज करके अगर इंपोर्ट ड्यूटी को सेटअप करोगे तो इंपोर्ट ड्यूटी का अमाउंट जो होता है वो कम होता है। तो इसलिए आपके पास जो क्रेडिट पड़ा हुआ है वो क्रेडिट बहुत लोग खरीदेगा, तो आपने आपका पासबुक को दूसरे लोग को बेच सकते हो। आपके पास क्रेडिट पड़ा हुआ था 40,000 का, लोग आपको मान लो 40,000, 50,000, 1 लाख, जो भी आपके पास ड्यूटी क्रेडिट पड़ा हुआ है, अगर 1 लाख ड्यूटी क्रेडिट आपके पास पड़ा हुआ है, आप वो 1 लाख से ज्यादा पैसे में उस ड्यूटी को क्रेडिट को बेच सकते हो। ये पासबुक में आपके पास अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट पड़ा हुआ है 1 लाख का, आपने 1 लाख का पासबुक को 1 लाख से ज्यादा पैसे में सेल कर सकते हो। क्यों? बिकॉज हमने बताया ना, जब इंपोर्ट करते हो आप, इंपोर्ट ड्यूटी अगर कैश में पे करोगे, इंपोर्ट ड्यूटी अगर कैश में पे करोगे तो पैसा ज्यादा लगता है। बट अगर ये डीपीबी स्कीम के थ्रू इंपोर्ट ड्यूटी को सेटअप करोगे तो ड्यूटी का अमाउंट कम हो जाता है इफेक्टिवली। तो लोग आपसे ये पासबुक खरीदेगा और आपको ज्यादा पैसा देगा, क्योंकि वो जब सेटअप करेगा उसको फायदा होगा, तो इसलिए वो आपको ज्यादा पैसा देगा। तो जब आपको क्रेडिट मिला था 1 लाख, वो आपने तो 3C का हिसाब से, पहला जो पॉइंट था 28 क्लॉज 3C, उसमें आपने ड्यूटी ड्रॉबैक का पॉइंट में उसको
पीजीबीपी हेड में इनकम दिखा दिया, अभी उस 1 लाख क्रेडिट को बेच रहे हो 1,05,000 में, तो ये जो 5,000 एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिल रहा है ये है आपके लिए प्रॉफिट। 3C पॉइंट में जितना मिला उतना ही इनकम हो जाएगा आपके लिए पीजीबीपी हेड में, बट 3D में जो एक्सेस पैसा आपको मिल रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है 1 लाख का पासबुक को आप 1,05,000 में बेच दिया, तो 5,000 आपके लिए प्रॉफिट है, और ये 5,000 यहां पे प्रॉफिट दिखाएंगे और टैक्सेबल हो जाएगा 3D का हिसाब से। 3E क्या बोल रहे हैं, डीएफआरसी। डीएफआरसी क्या होता है, ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट। गवर्नमेंट आपको एक सर्टिफिकेट दिया है, बिकॉज आप एक्सपोर्ट वगैरह करते हो, गवर्नमेंट आपके ऊपर प्लीज्ड है, आपको एनकरेज करने के लिए एक सर्टिफिकेट दिया। वो सर्टिफिकेट में रॉ मटेरियल स्पेसिफाइड है, वो सारा रॉ मटेरियल आप बहुत ही कम ड्यूटी में इंपोर्ट कर सकते हो, ये इंसेंटिव है, गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव दे रहे हैं। आप वो सारा रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल आपका एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में यूज होता है, वो सारा रॉ मटेरियल आप बाहर से भी इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट करके आप उसमें वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आपके पास जैसे वो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट आपके लिए एसेट बन गया। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि कौन सा रॉ मटेरियल कितना क्वांटिटी तक आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। बट आप तो एक्सपोर्ट करते ही नहीं हो, सर्टिफिकेट लेकर करोगे क्या? बट सर्टिफिकेट जैसे गवर्नमेंट दे दी, आपने ले लिया, अभी बाद में अगर ये सर्टिफिकेट आप बेच दोगे, सर्टिफिकेट ट्रांसफरेबल होता है। प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ डीएफआरसी, ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट, तो जिन्होंने वो सर्टिफिकेट खरीदेगा वो बहुत ही कम पैसा में रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब ड्यूटी कम देना पड़ेगा, कम ड्यूटी में, कम टैक्सेस में रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी बहुत कम लगेगा। तो आपने उसको बेच दिया और पैसा लिया, ये पैसा आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट 3E का हिसाब से, सेक्शन 28 क्लॉज 3 का E का हिसाब से क्या हो जाएगा, पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये था क्या, ये था एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम 28 क्लॉज 3A से 3E तक। आई होप आपको ये मैटर समझ में आया, एक्सपोर्ट इंसेंटिव। अभी डिस्कस करेंगे सेक्शन 28 क्लॉज 4 को। चलिए डिस्कस करते हैं, इसको रिमूव कर रहे हैं। सेक्शन 28 क्लॉज 4 इंपॉर्टेंट है। क्या बता रही है? ये बता रहे वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट। आप बोलोगे सर सैलरी चैप्टर में आप आ गया, परक्विजिट बोल रहे हो, समझाएंगे। वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट, ये परक्विजिट हो, बेनिफिट और परक्विजिट जो है whether convertible into money or not, मनी में कन्वर्ट हो और ना हो, दैट इज नॉट एन इश्यू। वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट whether convertible into money or not, रिसिप्ट और रिसीवेबल, क्लियर? ये बेनिफिट और परक्विजिट कैसे आपके पास आया, अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ द प्रोफेशन, प्रोफेशन एक्सरसाइज करने में और नहीं तो बिजनेस कैरी ऑन करने में ये बेनिफिट और परक्विजिट मिला है। वो बेनिफिट और परक्विजिट कन्वर्टेबल इनटू मनी हो और ना हो, इसको पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल दिखा होगा। कैसे? एक उदाहरण दे रहे, मान लीजिए आप एक टीवी कंपनी का डीलर हो, मिस्टर एक्स एक टीवी कंपनी का डीलर है। टीवी कंपनी ने इसको एक टारगेट दिया है कि भाई अगर इस सीजन में आप 5 लाख टीवी बेच पाओगे तो हम आपको एक मारुति अल्टो गाड़ी दे देंगे। टीवी बेचने में तो मिस्टर एक्स को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, कमीशन तो उसके लिए बिजनेस इनकम है। बट अगर वो 5 लाख टीवी बेचने का टारगेट को फुलफिल कर दिया और कंपनी ने इसको मारुति अल्टो गाड़ी दे दिया, तो ये मिस्टर एक्स के लिए क्या हो जाएगा, परक्विजिट हो जाएगा ना। बेनिफिट और परक्विजिट,
आपका जो रेगुलर जो मिलता है कमीशन वगैरह, वो तो आपका बिजनेस इनकम है, बट एडिशनल जो भी मिल गया बेनिफिट और परक्विजिट जिसको हम बोल रहे हैं, वो बेनिफिट और परक्विजिट मिलने में उसका वैल्यू भी, उसका जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट। अगर मिस्टर एक्स बता रहे कि मुझे मारुति ऑल्टो नहीं चाहिए, मेरा पास ऑलरेडी गाड़ी है, मारुति ऑल्टो का जितना प्राइस है वो पैसा मुझे दे दो, कंपनी ने बोला नहीं मारुति ऑल्टो ही लेना पड़ेगा, तो वेदर कन्वर्टेबल इनटू कैश और नॉट, उस कैश में कन्वर्ट हो सकता नहीं हो सकता, दैट इज इमटेरियल। उसका जो वैल्यू है, जो आपको बेनिफिट और परक्विजिट मिल रहा है, उसका जो वैल्यू है, वो वैल्यू क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी। अगर वो वैल्यू और बेनिफिट बिजनेस से अराइज हो रहे, नहीं तो प्रोफेशन से अराइज हो रहे। तो मिस्टर एक्स ने क्या कंटिन्यू कर रहे थे, बिजनेस कंटिन्यू कर रहे थे, और बिजनेस कंटिन्यू करने में बिजनेस से वो वैल्यू अराइज हुआ है। मान लीजिए एक डॉक्टर है, डॉक्टर अपना प्रोफेशन को कैरी ऑन कर रहे हैं, उसके पास बहुत सारा पेशेंट आता है, एक क्रिटिकल पेशेंट आया था, और क्रिटिकल पेशेंट को उन्होंने इलाज करके उसका डिजीज को ठीक कर दिया है, अभी वो एकदम ठीक हो गया है। वो पेशेंट ने खुश होकर डॉक्टर साहब को क्या दे दिया, डॉक्टर साहब को एक गाड़ी दे दिया। तो डॉक्टर साहब के पास वो जब आए थे ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट करवाया और साथ साथ फीस भी पे किया है, बट खुश होकर वो जो गाड़ी दिया है वो डॉक्टर साहब के लिए क्या है, बेनिफिट और परक्विजिट कहां से अराइज हो रहे हैं, प्रोफेशन से। तो बिजनेस और प्रोफेशन से अगर कुछ बेनिफिट अराइज होता है, परक्विजिट अराइज होता है, वो तो पीजीबीपी हेड में ही टैक्सेबल होगा, उसका वैल्यू, वो तो सैलरी में जाएगा नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब के साथ पेशेंट का तो एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं है, मिस्टर एक्स के साथ कंपनी का तो एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं है, ये तो एजेंट है, मिस्टर एक्स तो एजेंट है कंपनी का। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहां पे परक्विजिट हम वर्ड जो बोल रहे हैं बिजनेस का एंगल से बोल रहे हैं, प्रोफेशन का एंगल से बोल रहे हैं, ये एम्प्लॉयमेंट का एंगल से नहीं बोल रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट का एंगल से अगर परक्विजिट होगा तो डेफिनेटली वो इनकम फॉर्म सैलरी में आएंगे, बट अभी ये इनकम फॉर्म सैलरी में नहीं आएंगे, ये कहां आएंगे, पीजीबीपी हेड में आएंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट, बेनिफिट और परक्विजिट का जो वैल्यू है, मान लीजिए आप मेरा साथ टैक्स पढ़ते हो और आपको बहुत एक अच्छा रिजल्ट हो गया, आपको टैक्स में मिल गया 99, आपने खुश होकर क्या कर दिया, मुझे वर्ल्ड टूर में लेकर जाना चाहते हो, आप मुझे ऑफर किया कि सर चलिए मेरा साथ वर्ल्ड टूर पे चलिए, हम वर्ल्ड टूर लेकर जाएंगे आपको। मैंने बताया देखो मेरा पास टाइम नहीं है, वर्ल्ड टूर लेकर जाना चाहते हो बट मेरा पास उतना टाइम नहीं है, वर्ल्ड टूर लेकर जाने के लिए जितना पैसा वगैरह तुम्हारा लगता वो पैसा मेरा बैंक अकाउंट में जमा कर दो, हम खुश हो जाएंगे। तुम बोला नहीं सर आपको वर्ल्ड टूर में ही जाना पड़ेगा। तो तुम जो बेनिफिट मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बेनिफिट कन्वर्टेबल इनटू मनी हो ना हो, उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू तो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो कोई वैल्यू और बेनिफिट अगर बिजनेस और प्रोफेशन से अराइज हो रहे, उसको क्या दिखाएंगे हम, पीजीबीपी हेड में इनकम दिखाएंगे। ये था सेक्शन 28 क्लॉज 4। क्लियर। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 28 क्लॉज 5 को। क्लियर।